से आप सभी लोग उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों जब भी ना जीवन में सिलेबस खत्म करने की बात आती है तो प्यारे बच्चों मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर एक जिद टाइप का है। और दिशाओं क्लासेस के सभी बच्चे बहुत बड़े जिद्दी हैं। ठीक है, तो हमें सिलेबस का बहुत अच्छे से मालूम है कि हम लोग कब, प्यारे बच्चों वो कहते हैं ना गियर बदलना, कब गियर बदलते हैं और कब प्यारे बच्चों हम लोग सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर कर लेते हैं। तो मेरे बच्चे जैसा कि मालूम है बहुत दिनों से डिमांड हो रहा था महोदय हमारा हिंदी का सिलेबस रुका हुआ है। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे महोदय हिंदी का सिलेबस रुका हुआ है। तो बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं हिंदी हम लोग पढ़ रहे हैं। बोर्ड परीक्षा हमारा 2024 का फरवरी महीने में होने वाला है। और मेरे बच्चे काव्य खंड के हम लोग बहुत जल्दीबाजी में 7 चैप्टर कवर कर चुके हैं। और आज बच्चों इसका 8वां चैप्टर होने वाला है। आज ही हम लोग इसका 9वां चैप्टर देखेंगे। और प्यारे बच्चों जानकर बहुत हैरानी होगी आपको कि आज ही हम लोग 10वां चैप्टर देखेंगे। ठीक है, आप लोगों का मुझे साथ चाहिए। जल्दी से आप सभी लोग लाइव क्लास में जुड़ेंगे। और बच्चों चैप्टर का नाम है एक वृक्ष की हत्या। हम लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। इसके सारे इनके कवि परिचय को देखेंगे, चैप्टर के अर्थ को समझेंगे। और प्यारे बच्चों कहते हैं ना कि इसके हम लोग क्या देखने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाओ बहुत तेजी में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा आनंद आने वाला है। आप लोग लाइव क्लास में जुड़ेंगे, आज का मोटिवेशन सुनेंगे मेरे बच्चे। मोटिवेशन है कामयाबी आपको तभी मिलती है, कहते हैं मेरे बच्चे कामयाबी आपको तभी मिलती है जब कामयाबी आपको सांसों की तरह जरूरी लगने लगे। तो प्यारे बच्चों कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्हें कामयाबी जो है सांसों की तरह जरूरत लगने लगी है, जरूरी लगने लगी है कि भैया इसके बिना तो मुश्किल है जीना। ठीक है, तो कामयाबी जो है मेरे बच्चे सांसों की तरह आपको जरूरी लगनी चाहिए। जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाइए बहुत स्पीड में। और मेरे बच्चे बताइए कैसे हैं आप लोग, बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं या नहीं है, जल्दी बताओ। बच्चों कमेंट आ रहा है यस गुरुजी यस। कैसे हो आप लोग बताओ मुझे, बढ़िया हो सब लोग? चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हो। हाँ तो बच्चों सबसे पहले आप लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है, जितना ज्यादा हो सके आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जितने भी टेलीग्राम ग्रुप हैं, हर जगह पहले इस क्लास को शेयर कर दीजिए। और जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सब लोग क्लास को बहुत जल्दी से लाइक कर लीजिए। मेरे बच्चे अगर हम बात करते हैं सिलेबस की, ठीक है, कि हमें सिलेबस कितना जल्दी कवर करना चाहिए, तो मेन अगर हम बात करें सिलेबस की बच्चों, अगर आप दिशा वाले हैं तो आपको पता है कि बस हम लोग कभी भी बहुत लंबा छलांग लगाते हैं, बहुत लंबा छलांग। तो मेरे बच्चे सिलेबस में हम लोग देखें तो हमारा हिंदी एंड संस्कृत की अगर हम बात करें तो हिंदी एंड संस्कृत में मेनली हमारे पास क्या बचा है बच्चों, सबसे ज्यादा नंबर लाने का, सबसे ज्यादा नंबर लाने का जो जरिया है वो हिंदी और संस्कृत है। तो सबसे ज्यादा नंबर कहां से आता है, हिंदी संस्कृत से। और इसमें हमारा सिर्फ बच्चों ग्रामर बचना चाहिए, सिर्फ ग्रामर। ठीक है, तो सिर्फ ग्रामर बचना चाहिए। तो पहले सिलेबस को कवर करते हैं। आपको पता है कि बच्चों हम लोग कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका संस्कृत बुक कवर हो चुका है, एसएन के बुक कवर हो चुका है, फुल हो चुका है, हाथ उठाओ जल्दी से कि महोदय संस्कृत बुक फुल हो चुका है। और बच्चों हिंदी बुक में भी हम लोग देखें तो हिंदी बुक में 2 पार्ट होते हैं। हिंदी बुक में मेरे बच्चे कितने पार्ट हैं जल्दी बताओ। हिंदी बुक में 2 पार्ट हैं। पहला कौन सा है, तो पहला है मेरे बच्चे हमारा गद्य खंड, पहला है गद्य खंड और दूसरा है हमारा काव्य खंड, दूसरा है काव्य खंड। मैं डेली ये चीज आपको बताता हूं कि मेरे बच्चे हिंदी बुक में 2 खंड है, एक है काव्य ना गद्य खंड और एक है काव्य खंड। देखो बच्चे रिवीजन के लिए आपको पता है कि मैं मतलब कुछ भी करवा सकता हूं, ठीक है। पहले ना सिलेबस खत्म करो, ठीक है। आप रिवीजन के लिए बोलोगे, मॉडल सेट लगाने बोलोगे, ये मैं बखूबी कई सालों से करते आ रहा हूं, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा आप कुछ भी, सिर्फ एक बार सिलेबस खत्म कर लो मेरे बच्चे, एक बार सिलेबस खत्म कर लो, बस इतना है। फिर बच्चों प्रश्नों के लिए आंधी ला सकता हूं मैं। क्या बोलते हैं उसको, नहीं सुना मैंने, आंधी, हाँ आंधी आ सकता है बच्चों। कहते हैं तू अपनी कमजोरी पर मेहनत कर, तू अपनी कमजोरी पर मेहनत कर, रिजल्ट तेरे कदमों में रखी होगी। और बच्चों गदखंड हमारे पास, ये हमारे पास 12 चैप्टर हैं और ये भी 12 चैप्टर हैं। लेकिन बच्चों आपको जानकर हैरानी होगी कि आज हम लोग इसका 8वां 9वां और 10वां कवर करेंगे, यानी आज हम लोग इसके 10 चैप्टर तक पहुंच जाएंगे।
आप ये चीज को समझ सकते हैं। एक बार क्लास को बहुत जल्दी से शेयर कीजिए। बच्चों आपको समझना पड़ेगा कि ऑल सब्जेक्ट जो होते हैं, चाहे मैथ है बच्चों, चाहे मैथ हैं तो वो 100 नंबर के हैं। हमारा साइंस है मेरे बच्चे, जिसको हम लोग बहुत ज्यादा कदर करते हैं, वो मात्र 80 नंबर के स्कूल में होते हैं, वो एग्जाम होता है फाइनल। और जो हमारा एसएसटी है ये भी 80 नंबर का है। लेकिन जानकर आपको हैरानी होगी कि हमारा हिंदी कितने नंबर का है, हिंदी 100 नंबर का है, और SNK मेरे बच्चे 100 नंबर का है। इसको लैंग्वेज पेपर कहते हैं। तो मेरे बच्चे बताओ, क्या ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है? ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है? जब आप टॉपर बनते हैं ना, जब आप टॉपर बनते हैं, क्या मतलब किसी भी मतलब बोर्ड में जब आप टॉपर बनते हैं तो लोग आपसे ये नहीं पूछते हैं, है ना, गुरुजी व्याख्या वाला भी क्वेश्चन करवाइए प्लीज, जो 5 अंक का पूछता है। मेरे बच्चे इतना अच्छा से समझाता हूं, कहां सोए रहते हो क्या, नींद में रहते हो क्या? हाँ, तो बच्चों बताओ, जब आप टॉपर बनते हैं, अगर कोई बच्चा 483 नंबर ला करके बिहार टॉप हो गया, मान के चलो वर्ष 2023 के पेपर में, 2023 के पेपर में 483 ला करके बिहार टॉप हो गया, तो आपको क्या लगता है कि इससे ये पूछा गया कि आपने कोई एक विषय से टॉपर हुआ क्या? बताओ, कोई स्टूडेंट एक विषय से टॉपर हो सकता है क्या? नहीं महोदय, नहीं। तो अगर मेरे बच्चे आप टॉपर बनना चाहते हैं, अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो आपकी निगाहें जो हैं, आपका जो निगाहें हैं, आपकी जो निगाहें हैं वो ऑल सब्जेक्ट पर टिकी होनी चाहिए। सभी विषय पर आपकी निगाहें टिकी होनी चाहिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए अगर कुछ है बच्चों मेरे लिहाज से, तो वो आपका हिंदी है और संस्कृत है, क्योंकि यहां से आपको बहुत कम पढ़ करके 200 नंबर मिल जाता है। बच्चों एक बात बताओ कि हमें जितना मेहनत साइंस में या मैथ में करना पड़ता है, क्या उसका आधा मेहनत भी हिंदी संस्कृत में हम करते हैं? बताओ, क्या हम उसका आधा मेहनत भी बच्चों हिंदी संस्कृत में करते हैं? क्या हम उसके आधे मेहनत को भी हिंदी संस्कृत में लगाते हैं? तो बिल्कुल नहीं। तो बच्चों इसके इंपॉर्टेंस को समझिए। और मेरा अगर बात करूं बच्चों, तो मेरे रिजल्ट में सबसे ज्यादा नंबर, मेरे रिजल्ट में मैं बच्चों बात करता हूं, वर्ष 2014 में मैंने मैट्रिक परीक्षा पास की है, मेरा सबसे ज्यादा अंक आया है बच्चों संस्कृत में, उसके बाद हिंदी में। ठीक है, पहला सबसे अधिक मार्क्स संस्कृत में आया, उसके बाद हिंदी में, उसके बाद मैथ में आया है। ठीक है, तो मेरे बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये तीनों सब्जेक्ट 100 नंबर का है, इस पर आपको 100% फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों में एक बार बहुत जल्दी से शेयर कीजिए, जितना जल्दी जितने दोस्त हैं आपके शेयर कीजिए एक बार, सब लोग स्टेटस लगा लीजिए। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज बताइए मेरे बच्चों, हम कितने चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जल्दी बताओ। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 8वां, चैप्टर नंबर 9वां, चैप्टर नंबर 10वां, 3 बार हम लाइव आएंगे। ये एक अगली क्लास है बच्चों मेरे 7:45 में, 7:45 PM में, फिर नेक्स्ट क्लास है 9 PM में। ठीक है, तो मेरे बच्चे हमारी 3 क्लास आज होगी, और ये तीनों क्लास में हम लोग देखने वाले हैं 8वां, 9वां और 10वां चैप्टर को। आइए, आपको पता है कि चैप्टर को हम कैसे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं बच्चों? सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कवि परिचय। चैप्टर के पढ़ने का नियम है, सबसे पहला पढ़ते हैं कवि परिचय, कवि के बारे में कवि परिचय। दूसरे में बच्चों हम लोग कविता के अर्थ को समझते हैं, कविता का अर्थ। तीसरे में हम आपको बताएंगे व्याख्या कैसे किया जाता है, तो मेरे बच्चे हम आपको व्याख्या सिखा देंगे। और चौथे में हम लोग करने वाले हैं सब्जेक्टिव प्रश्न को, और प्लस में ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखें तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं बच्चों कवि परिचय। कहते हैं जो हमारा कविचय है ना, हमारा जो बच्चों कविता है, इसका नाम है, हमारा जो कविता हम पढ़ने वाले हैं ये है बच्चों एक वृक्ष की हत्या। कोई बता सकते हैं इसके कवि कौन है? एक वृक्ष की हत्या बच्चों इस चैप्टर का नाम है। चैप्टर नंबर 8 है एक वृक्ष की हत्या। ठीक है, एक वृक्ष की हत्या जो चैप्टर है, इसके जो कवि हैं उनका नाम है, बताओ जल्दी से कवि कौन है? तो इनके जो कवि हैं इनका नाम है कुंवर नारायण। क्या नाम है बच्चों? इनके कवि का नाम है कुंवर नारायण। ठीक है, तो कुंवर नारायण इनके कवि हैं, नारायण इनके कवि हैं। और बच्चों आपको जान करके बहुत हैरानी होगी कि इसमें एक वृक्ष से, इसमें इस कविता में एक वृक्ष होता है। क्या होता है? एक बूढ़ा वृक्ष होता है, एक बूढ़ा वृक्ष होता है। और प्यारे बच्चों उसकी टहनियां इस तरह से निकली होती हैं। एक बूढ़ा वृक्ष होता है जिसे प्यारे बच्चों कवि क्या कहता है? एक बूढ़े से वृक्ष को कवि क्या मानता है? इसको बच्चों एक जीवित व्यक्ति की तरह इसको ट्रीट करता है। कवि को ऐसा लगता है
कि जो बूढ़ा वृक्ष है वो एक चौकीदार है। तो बूढ़ा वृक्ष को सबसे पहले ये एक सैनिक की तरह लगता है, सैनिक की तरह, यानी वो ऐसे चौकीदार लगता है। तो बूढ़ा वृक्ष को वो क्या मानता है बच्चों, वो चौकीदार मान लेता है। और ये जो वृक्ष है बच्चों कहाँ खड़ा रहता है, तो ये वृक्ष हमेशा उसके दरवाजे पर खड़ा होता है, हमेशा उसके दरवाजे पर खड़ा होता है, हमेशा उसके दरवाजे पर खड़ा होता है। और कवि उससे बात भी करता है। ये बहुत हैरानी वाली बात है कि कवि वृक्ष से बात भी करता है। ठीक है बच्चों, तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कवि परिचय के बारे में, इनके जो कवि हैं, और इसका नोट्स आपको जो मिलने वाला है बच्चों, आपका ना जो भी नोट्स है, आज आपको केमिस्ट्री का चैप्टर 2 का नोट्स मिला होगा। जो भी नोट्स है वो आपको मिलता है इसी बैच में, नाम है ड्रीम 450+ बैच। ठीक है, कोई बच्चे अगर नहीं जुड़े हैं तो एप्लीकेशन पर ये कोर्स है, 499 का कोर्स है। यहाँ से आपको सारे नोट्स मिलते हैं, जो नोट्स आपके एग्जाम में काफी मदद करते हैं। ठीक है ना, आइए बच्चों तो देखते हैं। सबसे पहला हमारा जो है, इनको बहुत बढ़िया से हम लोग पढ़ेंगे। कहते हैं कुंवर नारायण का जन्म, अभी मैं आपसे पूछूंगा, 19 सितंबर 1927 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। पहली बात है, कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत सन 1950 के आसपास की थी। उन्होंने कविता के अलावे चिंतन परक लेख, कहानियां और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षा भी लिखी हैं, किंतु कविता उनके सृजन कर्म में हमेशा मुख्य रही है। तो बच्चों कहते हैं, सबसे पहला सवाल है कि इसके जो कवि हैं कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था। आंसर भेजिएगा बहुत तेजी में, आने दीजिएगा आंसर कि जन्म कब हुआ था। तो महोदय, इनका जन्म की अगर हम बात करें, जन्म की बात करें तो जन्म हुआ था मेरे बच्चे 1927 में। आगे बात करते हैं कि इन्होंने कविताएं कब लिखनी स्टार्ट की थी, 1950 के आसपास में। कविताओं के अलावा ये क्या क्या लिख सकते थे, तो ये चिंतन परक थे, और ये लेख लिख सकते थे, कहानियां भी लिखते थे, सिनेमा भी लिखते थे, और अन्य कलाएं भी इन्हें आती थी। लेकिन सबसे मुख्य इसका काम क्या था, तो बच्चों मुख्य कार्य था कविता लिखना। मुख्य कार्य क्या था बच्चों, कविता लिखना। अगले पेज में हम पढ़ते हैं इनके विषय में। कहते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट रचना है इनकी, सबसे इंपॉर्टेंट रचना है बच्चों चक्रव्यूह। चक्रव्यूह, परिवेश हम तुम, अपने अपने सामने कोई दूसरा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दिनों काव्य संग्रह है बच्चों, इन दिनों आत्मजयी प्रबंध काव्य है, आकारों के आसपास कहानी संग्रह है, आज और आज से पहले समीक्षा है, मेरे साक्षात्कार, ये भी इंटरव्यू है। कुंवर नारायण जी को अनेक पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त हो चुके हैं, जो इस प्रकार हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आसान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान और कबीर सम्मान। तो प्यारे बच्चों, इन्हें बहुत सारा सम्मान मिल चुका है। इनकी कोई 3 रचना आपको याद करनी है अगले 5 सेकेंड में, नहीं अगले 1 मिनट के अंदर, जल्दी याद करो फटाफट। चक्रव्यूह, आत्मजयी, इन दिनों कोई दूसरा नहीं, अपने सामने, साक्षात्कार, आत्मजयी। ठीक है, इनकी 3 रचनाएं आपको याद करनी है, 3 रचनाएं और कम से कम 3 पुरस्कार। 3 रचनाएं 3 पुरस्कार, 3 रचनाएं 3 पुरस्कार। पुरस्कार में है बच्चों साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आसान पुरस्कार, व्यास सम्मान पुरस्कार, प्रेमचंद पुरस्कार। तो बच्चों चलिए इनकी 3 रचनाएं कमेंट बॉक्स में लिखिए या अपनी कॉपी में लिखिए। इनकी 3 रचनाएं बहुत स्पीड में, कौन कौन सी इनकी 3 रचनाएं हैं। तो सबसे पहला बच्चों हम देखें तो एक है चक्रव्यूह। चक्रव्यूह इनकी रचना है नंबर 1। दूसरा देखें बच्चों तो आत्मजयी, आत्मजयी इनकी रचना है। और तीसरा है इन दिनों, इन दिनों। चौथा है अपने सामने, अपने सामने, ये इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, हमने 3 आपको बोला था रटने के लिए, किसी भी हाल में 3 आपको रटना था। बच्चों हम बात करते हैं सम्मान की, इनके कम से कम 3-4 सम्मान बताइए। सम्मान इन्हें कौन कौन सा मिला है। सबसे पहले प्रेमचंद्र, है ना, प्रेमचंद्र सम्मान मिल चुका है, प्रेमचंद्र मिल चुका है। साहित्य अकादमी मिल चुका है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। एक और सम्मान लिखना है, 2 सम्मान लिखने बोला था मैंने। ये बच्चों सम्मान में प्रेमचंद है, साहित्य अकादमी है, और बच्चों यहाँ पर रचना में चक्रव्यूह, आत्मजयी, इन दिनों, अपने सामने, ये सभी उनकी रचनाएं हैं। तो इससे ये पता चलता है कि आप किस लेवल का सोच रहे हो, इससे आपके सोचने का लेवल पता चलता है मेरे बच्चे, किस लेवल का आप थिंकिंग करते हो, किस लेवल का आप याद रख सकते हो चीजों को। आइए कहते हैं बच्चों कि कुंवर नारायण पूरी तरह नगर संवेदना के कवि हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा कि बच्चों निम्नलिखित में से कौन नगर संवेदना के कवि हैं, कहिएगा कुंवर नारायण। कहते हैं विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर है, वे व्यक्तित्व और सामाजिक
उहापों का तनाव पूरी व्यंजकता के साथ प्रकट होता है। आज का समय और उनकी उनकी यात्रिकता जिस तरह हर सजीव के अस्तित्व को मिटाकर उसे अपने अपने लपेटे में ले लेना चाहती है, कुंवर नारायण की कविता वहीं से आकर ग्रहण करती है और मनुष्यता और सजीवता के पक्ष में संभावनाओं के द्वारा खोलती है। नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान लंबी कविताएं लेने लगी थी, तब कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसे प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। तो बच्चों कहते हैं कि कुंवर नारायण को किस रचना पर भरपूर प्रतिष्ठा मिली थी, किस रचना पर भरपूर प्रतिष्ठा मिली थी? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। सबसे पहले आपका जवाब आना चाहिए, मुझे आपके ऊपर बहुत नाज है कि किस रचना पर उन्हें भरपूर प्रतिष्ठा मिली थी। तो कहते हैं बच्चों आत्मजयी पर उन्हें भरपूर प्रतिष्ठा मिली थी। और ये आत्मजयी क्या था बच्चों? तो कहिएगा प्रबंध काव्य था। आत्मजयी क्या था? प्रबंध काव्य था। और नगर संवेदना के कवि कौन है? तो कहिएगा कुंवर नारायण नगर संवेदना के कवि हैं। ठीक है बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। अगले पेज में हम पढ़ते हैं। कहते हैं मेरे बच्चों, कहते हैं कि उनकी कविताओं में व्यर्थ की उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धूम के बजाय संयम, प्रतिष्कार और साफ सुथरा है। इनकी कविताएं बच्चों बहुत साफ सुथरी है, पढ़ोगे तो मजा आएगा। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। उनमें यथार्थ का खुरदुरापन भी मिलता है और उसका सहज सौंदर्य भी देखने को मिलता है। इस पेज से हम लोगों ने यह सीखा कि इनकी जो कविताएं होती हैं उलझाने वाली होती हैं या सरल होती हैं? बताओ, इनकी कविताएं नंबर 1 आपको उलझाती हैं, इनकी कविताएं आपको उलझाती हैं बच्चों, या बहुत सरल होती हैं? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, या बहुत सरल होती हैं। ठीक है, अगले पेज में हम पढ़ते हैं। अगले पेज में पढ़ते हैं, कहते हैं बच्चों तुरंत काटे गए एक वृक्ष के बहाने, तुरंत काटे गए, ध्यान दीजिए यहां पर वृक्ष कट रहा है, तुरंत काटे गए एक वृक्ष के बहाने पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतःव्यथा को अभिव्यक्त करती यह कविता आज के समय की अपरिहार्य चिंताओं और संवेदनाओं का रचनात्मक अभिलेख है। यह कविता कुंवर नारायण के कविता संग्रह इन दिनों से लिया गया है। जो कविता हम पढ़ रहे हैं बच्चों, ये किस कविता संग्रह से लिया गया है? तो कहिएगा इन दिनों से लिया गया है, इन दिनों से लिया गया है। मेरे बच्चों यहाँ पर हमारा कवि परिचय समाप्त होता है और अब हो रहा है आपका टेस्ट। क्या आप टेस्ट के लिए तैयार हैं? यस महोदय। एक बार सभी बच्चे, जितने भी 1500-1600 बच्चे लाइव हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक करेंगे, पसंद कर देंगे। सब बच्चे एक साथ क्लास को लाइक करेंगे। आइए बच्चों लगाते हैं टेस्ट बहुत ही प्यारा सा। सबसे पहला हमारा प्रश्न ये उठता है कि जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं एक वृक्ष की हत्या, इसके लेखक, इसके कवि कौन है? एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? तो कहेंगे कुंवर नारायण। कौन है बच्चों? तो आप कहेंगे महोदय कुंवर नारायण। मैं पूछूंगा मेरे बच्चे कि कुंवर नारायण। दूसरी बात है कि यह कविता कहां से लिया गया है? ये कविता कहां से लिया गया है? तो कहना बच्चों ये लिया गया है इन दिनों से, है ना। किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो इन दिनों से, है ना। काव्य संग्रह का नाम है इन दिनों। अगला सवाल आपसे आता है कि बच्चों ये जो कवि हैं कैसे कवि हैं, है ना, कैसे कवि हैं? तो आपका जवाब आना चाहिए नगर संवेदना के कवि हैं। कौन है? नगर संवेदना के कवि हैं। फिर मेरा सवाल आता है कि बच्चों ये बताइए इन कवि का जन्म कब हुआ था? सवाल तो बनता है ना, सवाल तो बनता है कि कवि का जन्म कब हुआ था। तो मेरे बच्चे कवि के जन्म के विषय में हम पढ़ते हैं कि कवि जो थे इनका जन्म 1927 में हुआ था। ठीक है, जन्म कब हुआ था मेरे बच्चे? तो कहते हैं जन्म जो है 1927 में हुआ था। अगला सवाल ये आता है कि भाई ये बताओ अगर 1927 में हुआ था, इन्होंने कविताएं लिखनी कब से शुरू की थी? कविता लिखनी शुरू कब से की थी? तो बच्चों 1950 से कविता लिखनी शुरू की थी। कविता लिखनी 1950 में इन्होंने स्टार्ट किया था। छठे नंबर में आता है बच्चों कि ये बताओ कि आत्मजयी के लेखक कौन है या कवि कौन है? आत्मजयी के कवि कौन है? तो कहना बच्चों आत्मजयी के कवि हैं कुंवर नारायण। कौन है? कुंवर नारायण जो हैं ये आत्मजयी के कवि हैं। कुंवर नारायण आत्मजयी के कवि हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा बच्चों, और इनकी जो कविताएं होती हैं उनकी भाषा कैसी होती है? इनकी कविताओं की भाषा कैसी होती है? इनकी कविताओं की भाषा बच्चों अत्यंत सरल होती है। इनकी कविताओं की जो भाषा होती है वो अत्यंत सरल होती है। तो प्यारे बच्चों कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो कविता सुनने के लिए बहुत तैयार हैं? हाथ उठाओ।
जल्दी जल्दी आर यू रेडी फॉर लिसनिंग द पोएम, है ना? क्या आप कविता मेरे बच्चे सुनने के लिए तैयार हैं? सर मुझे समझ में नहीं आया, मैंने कुछ समझाया ही नहीं अभी तक, क्या समझोगे आप? मैंने तो बस ये उनके कवि परिचय के बारे में मैंने बताया है, मैंने कुछ समझाया नहीं है बच्चों, अब आगे समझाऊंगा। ठीक है, यस, रेडी हो? यस सर, आ जाओ। तो बच्चों आप कह सकते हो ये जो कविता है, ये जो कविता है वृक्ष के माध्यम से, है ना, वृक्ष के माध्यम से कवि ये कविता पर्यावरण पर लिखे हैं। किस पर लिखे हैं बताओ? पर्यावरण पर लिखे हैं। बच्चों आप सोचो कि जिस प्रकार से हम इंसान पेड़ पौधों को काट रहे हैं, जिस प्रकार से हम इंसान पेड़ पौधों को काट रहे हैं, जिस प्रकार से हम इंसान नदियों को गंदा कर रहे हैं, जिस प्रकार से हम इंसान भोजन को खराब कर रहे हैं। बच्चों चाहे बात हो पेड़ पौधे की, चाहे बात हो मेरे बच्चे, चाहे बात हो पेड़ पौधे की, ये है बच्चों पेड़ पौधे। बताओ हम इंसान पेड़ पौधों को नुकसान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? यस महोदय दे रहे हैं। चाहे बात हो मेरे बच्चे नदी की, चाहे बात हो नदी की, क्या हम इंसान बच्चों नदी को गंदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? यस महोदय। या बात हो मेरे बच्चे भोजन की, बात हो भोजन की, हमारे जो भोजन है क्या वो भोजन शुद्ध है? नहीं सर शुद्ध नहीं है। आजकल के कद्दू को देखेंगे तो कद्दू में ऐसा सुइया देते हैं, कद्दू बढ़ के इतना बड़का, करेला बढ़ के इतना बड़का, परवल बढ़ के इतना बड़का, और खाओगे तो सिर्फ बीमारी ही बीमारी है। तो क्या बच्चों हम लोग आज जो हमारा भोजन है, क्या हम भोजन को खराब नहीं कर रहे हैं? यस महोदय। चावल में प्लास्टिक वाला चावल, दाल में नकली दाल, आटा में नकली आटा, सब कुछ हम लोग नकली खा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आज हम इंसान पेड़ पौधे को भी खराब कर चुके हैं, काट रहे हैं। आज हम इंसान नदियों में मतलब गंदगी बहा रहे हैं, फैक्ट्री के कचरे को बहा रहे हैं, नदी को भी खराब कर रहे हैं। आज हम इंसान भोजन को भी खराब कर रहे हैं। तो यहाँ पर कवि ना मतलब दुख ना, कवि क्या कर रहे हैं? कवि हमें चेतावनी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं बच्चों बताओ? कवि एक तो दुख में है ना, एक तो कवि दुख महसूस कर रहे हैं, और दूसरा हमें क्या दे रहे हैं बताओ? कवि हमें चेतावनी दे रहे हैं कि भैया अगर ऐसा रहा तो मामला दिक्कत हो सकता है, मामला दिक्कत हो सकता है। आइए बच्चों कविता को हम लोग पढ़ते हैं। कहते हैं अब की बार घर लौटा, कहते हैं अब की बार घर लौटा तो देखा वह नहीं था। बच्चों अब की बार घर लौटा तो देखा वह नहीं था। क्या नहीं था सर? पेड़ पेड़ पेड़। कहते हैं वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। तो प्यारे बच्चों कवि कहते हैं कि इस बार जब ये घर लौटे, इस बार घर लौटे तो इसे क्या नहीं दिखाई पड़ा बताओ? जब कभी घर लौटे तो क्या नहीं मिला? तो कहना बच्चों पेड़ नहीं मिला। दूसरा सवाल है कवि ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा? तो कवि ने बूढ़ा चौकीदार बच्चों, बूढ़ा चौकीदार किसे कहा? आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में। वृक्ष को कहा, वृक्ष को कहा। जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात, घर के दरवाजे पर हमेशा तैनात कौन मिलता था? घर के दरवाजे पर हमेशा तैनात कौन मिलता था? तो कहना बच्चों पेड़। इसका हिंदी वर्जन भी इसका अर्थ समझ सकते हैं। कहते हैं कवि कहता है कि जब वह प्रदेश से घर लौटा तो अपने घर के सामने वाले पुराने पेड़ को न देखकर सोच में पड़ गया कि आखिर वह पेड़ गया कहां। क्योंकि जब भी कवि घर आता था तो उस पेड़ को चौकीदार की तरह तैनात ही पाता था। मेरे बच्चों समझ गए? तो आगे बढ़ जाएं। हाँ हाँ सर अगले स्लाइड में कवि कहते हैं पुराने चमड़े का बना उसका शरीर। कवि कहते हैं उसका शरीर किसका बना था? पुराने चमड़े का बना उसका शरीर। वही सख्त जान झुर्रियादार खुरदार। जब आप पेड़ को देखेंगे तो वो बहुत कड़ा होता है, बूढ़ा पेड़ बहुत कड़ा होता है और उसकी झुर्रियां निकल जाती है। देखें गिड्ढा गिड्ढा निकल जाता है, इसे मोटा मोटा करके नहीं समझ में आ रहा है आपको? ऐसे ऐसे निकल जाता है पेड़ में, ऐसे ऐसे ये निकल जाता है झुर्रियादार। तना मैला कुचला। पेड़ का तना कैसा था? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। राइफल सी एक सूखी डाली, और पेड़ जो थे उसकी डाली कैसे निकली थी बच्चों? कहते हैं गुरुजी जो पेड़ था ना उसकी राइफल जैसी एक सूखी डाली निकली थी। पेड़ की डाली कैसे निकली थी बच्चों? तो कहते हैं पेड़ की डाली जो है वो राइफल जैसी निकली थी।
राइफल जैसी उसकी डाली निकली थी, जो है ना, जिस पेड़ के बारे में कवि कह रहे हैं राइफल जैसी डाली निकली थी। एक पगड़ी फूल पत्तीदार, जो ऊपर में उसके उसके फूल पत्ती होते हैं ना, किसी भी पेड़ में पत्ता होगा ना, उस फूल पत्ती को क्या बोला है? पगड़ी बोला है। तो कवि ने पगड़ी किसे बोला है बताओ? कवि ने पगड़ी किसे बोला है? तो ये बच्चों जो है, ये जो उनके जो पत्तियां हैं, इसको कवि ने क्या बोला है? पेड़ के पत्तियों को कवि ने क्या बोला है? तो पेड़ के पत्तियों को कवि ने पगड़ी बोला है। क्या बोला है? पगड़ी। कि उनकी जो एक पगड़ी थी माथे में, वो फूल पत्तीदार थी। कहते हैं पांवों में फटा पुराना जूता, पांवों में फटा पुराना जूता। अब ये कवि ने पांवों में फटा पुराना जूता किसे कहा? तो कहते हैं जो जड़ होते हैं ना किसी भी पेड़ में, अगर आप जड़ को देखेंगे तो इस जड़ की तुलना कवि ने किससे की है बताओ? जड़ की तुलना, ये जो जड़ है, जड़ की तुलना कवि ने किससे की है बताओ? तो जड़ की तुलना कवि ने किया है फटे पुराने जूते से। क्या बोला है? फटे पुराने जूते से। तो जड़ को उन्होंने क्या बोला है? जड़ को उन्होंने जूता बोला है। और जो टहनी निकला था, टहनी को उन्होंने क्या बोला है? टहनी को उन्होंने राइफल कहा है। और जो पत्तियां थी इनकी और फूल थे, इन दोनों को मिलाकर कवि ने क्या कहा है? इन दोनों को मिलाकर उन्होंने पगड़ी कहा है। कितना अच्छा लगता है ना, बहुत सुंदर लगता है। कहते हैं चर मराता लेकिन अक्कर बलबूता। चर मराता है ना, जब हवा मारता तो चर चर करता है, लेकिन अक्खर बलबूता, लेकिन वह खरा था। चरमराता जरूर था लेकिन फिर भी वो खरा था बच्चों। पढ़े आगे। यस, कहते हैं बच्चों, कहते हैं कि वह पेड़ अधिक दिनों के होने के कारण अपना हरापन खो चुका था। डालें सूख गई थी, पत्ती झड़ गए थे, लेकिन पेड़ का ऊपरी भाग फूल पत्ती से युक्त था, जो पगड़ी के समान प्रतीत हो रहा था। पेड़ पुराना होने के कारण उसका तना खुरदार था। हर विषम परिस्थिति में वह पेड़ निर्भीक होकर बहादुर के तरह सामने वह खड़ा रहता था। अगर यहां तक समझ गए तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिखकर बताएं कि हाँ महोदय समझ गए। एक बार यस लिख दीजिए, बहुत आसान है ये। यस, तो प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे। कितना अच्छा है ना, मन करता है खत्म ही ना हो कविता, पढ़ते जाएं, खूब अच्छा महसूस हो रहा है। हाँ 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 हाँ, चलिए। आगे बढ़ते हैं। अगले स्लाइड में कवि कहते हैं पेड़ के बारे में, कितना अच्छा कहते हैं कवि। कवि कहते हैं कहते हैं कवि कि धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। पेड़ पौधा देखो बच्चों, कितना भी धूप हो जाए, कितनी भी बारिश हो जाए, कितनी भी गर्मी हो जाए, कितनी भी सर्दी हो जाए, हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। तो प्यारे बच्चों, क्या पेड़ पौधे हमसे कभी कपड़े मांगते हैं? क्या आपको कभी पेड़ ने बोला भैया कहाँ जा रहे हो, मुझे कपड़ा दे दो? क्या पेड़ ने कभी कपड़ा मांगा है? नहीं सर। तो कहते हैं किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, वो अपनी खाकी वर्दी में होता है। इसलिए कहते हैं कि धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। उसके पास अपना वर्दी होता है, यानी उसका अपना कपड़ा होता है पेड़ पौधे का। कहते हैं कवि कहता है कि वह बूढ़ा वृक्ष गर्मी हो, सर्दी तथा बरसात में हमेशा चौकीदार की तरह खाकी वर्दी में, अर्थात छाल नष्ट होने के कारण हल्के पीले रंग के दिखाई पड़ता है। तो बच्चों किसी भी परिस्थिति में हो, वो हमेशा दरवाजे पर खड़ा रहता है। किसके तरह बताओ? पेड़ की तुलना किससे की गई है? तो कहना बच्चों पेड़ की तुलना की गई है चौकीदार से। पेड़ की तुलना किससे हुई? तो कहना बच्चों चौकीदार से। आगे कवि कहते हैं आगे कि दूर से ही ललकारता है कौन। जब कवि घर आते थे तो जो पेड़ था वो दूर से ही पूछता था, ललकारता था कौन। मतलब ये फीलिंग है बच्चों, समझिए। पेड़ पौधा कभी बोल नहीं सकता है, लेकिन एक फील होता है। समझ रहे मेरी फीलिंग को आप? हाँ। तो कहते हैं दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त। अच्छा अच्छा अच्छा, कवि क्या मानते थे? पेड़ को कवि क्या मानते थे? तो कहते हैं पेड़ को कवि अपना दोस्त मानते थे। और कहते हैं
और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छांव में। और जब भी कभी कहीं से आते थे, चाहे मार्केट से हो, कोई शहर से हो, कहीं से भी आते थे, तो थोड़ी देर के लिए पेड़ की छांव में बैठ जाते थे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, कभी कहाँ बैठते थे? कहना वृक्ष के छांव में। कहते हैं दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन। कहते हैं कि स्टार्टिंग से ही मुझे लगता था कि जो प्रकृति है इसको नाश करने के लिए दुश्मन लगा पड़ा है। कवि को ऐसा शुरू से ही लगता था। तो प्यारे बच्चों, एग्जाम में पूछा जाएगा कि दूर से ही कौन ललकारता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलिएगा, दूर से ही कौन ललकारता है। तो दूर से ही कौन ललकारता था, तो आंसर दीजिए। आंसर बोलिएगा पेड़। तो कवि जो है उसके आंसर में, कवि जवाब में क्या बोलता था? कवि जवाब में क्या देता था? जवाब क्या देता था पूछा जाएगा, आंसर कहिएगा। कवि जवाब देता था दोस्त। कवि जवाब में क्या बोलता था? कि दोस्त। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कवि के बीच में और पेड़ के बीच में क्या संवाद होता था, यानी क्या बातचीत होता था। तो लिखिएगा, कवि जब भी बाहर से घर वापस आते थे तो पेड़ उसे ऐसा लगता था जैसे दूर से ही ललकारता था। कौन? तो कवि जवाब देते थे, मैं तुम्हारा दोस्त। और थोड़ी देर के लिए कवि पेड़ की छांव में बैठ जाते थे। तो बच्चों, पेड़ और कवि के बीच में जो संवाद होता था, क्या आप उसको लिख देंगे? तो मुझे लिखकर बताएं। यस महोदय, यस। पेड़ और संवाद मतलब दोनों के बीच बातचीत। दोनों के बीच के बातचीत को आप याद रखे हैं? बोलिए हाँ या ना। यस। कवि कहता है कि जब वह पेड़ के समीप पहुंचता था कि दूर से ही वह चौकीदार के सामने सावधान करता था। तात्पर्य यह कि जैसे चौकीदार आने वाले से जानकारी लेने के लिए पूछता है, वैसे ही देखो, कोई भी चौकीदार है ना, आप अगर जाओगे तो वो आपसे पूछेगा भैया कौन है आप। वैसे लगता था पेड़ भी पूछ रहा है। वैसे ही पेड़ कवि से जानना चाहता है। तब कवि अपने को उसका दोस्त कहते हुए उस पेड़ की शीतल छाया में बैठकर सोचने लगता है कि कहीं संवेदनहीन मानव स्वार्थ पूर्ति के लिए उसे काट ना दे। ये चीज कवि को पहले ही लग गया था कि कहीं इंसान इसे काट ना दे। बच्चों ठीक है, आगे बढ़ें। यस महोदय। आगे बढ़ते हैं। बहुत प्यारा सा हमारा ये कविता है, बहुत अच्छा कविता है, बहुत अच्छा कविता है। अब फिर कवि कहते हैं कि बच्चों देखो, अगर हमें प्रकृति को बचाना है, अगर हमें प्रकृति को बचाना है, तो कवि कहते हैं बच्चों कि अगर इस धरती को ज्यादा दिन तक टिकाना है, ज्यादा समय तक धरती को बचा के रखना है, तो याद रखिएगा बचाना होगा नदियों को नाला होने से। नदियों को क्या होने से बचाना है बच्चों? बोलो गुरुजी, नाला होने से। आज जो है नदी, उसमें गंदा गंदा कूड़ा करकट मरा हुआ सामान फेंक फेंक करके आज नदी को लोग नाला बना रहे हैं। तो कहते हैं बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से। आज जो हवा है वो इतने फैक्ट्रियां चल रही हैं, इतने मोटरसाइकिल हैं, इतने वाहन हैं कि धुआं निकलते निकलते हवा धुआं होने जा रहा है। तो कहते हैं बचाना है नदियों को नाला होने से, हवा को धुआं होने से, और खाने को जहर होने से। खाना तो जहर हो ही रहा है, आप कुछ भी खाओ देखो वो जहर के समान है बच्चों, खाना जहर हो गया आजकल। बचाना है जंगल को मरुस्थल होने से। जितने भी जंगल हैं सबको इंसान ने काट दिया और काट करके उस जंगल पर खाली जमीन छोड़ दिया है, और खाली जमीन को मरुस्थल कहते हैं। तो कहते हैं बच्चों बचाना है नदी को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से, और जंगल को मरुस्थल हो जाने से। और बच्चों बचाना है मनुष्य को जंगल होने से। और मनुष्य जो है वो बच्चों जंगली हो चुका है। मनुष्य जंगली हो चुका है, वो जो सो कर रहा है, फालतू फालतू काम कर रहा है अपने स्वार्थ के लिए। अपनी खुशी के लिए हम पेड़ को काट देते हैं, अपनी खुशी के लिए हम पेड़ को लगा देते हैं। वो मैं भी करता हूं, आप भी करते हो, बहुत गलत करते हैं पर हम लोग। तो कहते हैं मेरे बच्चे, कवि आगे कहता है कि नदियों को नाला बनने से, हवा को धुआं बनने से,
खाने को जहर बनने से बचाना होगा। इतना ही नहीं, जंगल को मरुस्थल तथा मनुष्य को भी जंगल हो जाने से बचाना होगा। तात्पर्य यह है कि पेड़ पौधों की रक्षा नहीं किया जाएगा तो मानव सभ्यता नहीं बचेगा। इसलिए हम सब किसी, है ना, हम सब किसी मिलकर पर्यावरण को बचाना, है ना, हम सबको मिलकर पर्यावरण को बचाना होगा। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या कहना चाहते हैं? एक बच्चा है बार बार कमेंट बॉक्स में लिख रहा है कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप समझोगे तब ना समझ में आएगा। नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं अपना 100% दे रहा हूं। तो मेरे बच्चे, कवि यहां पर किस पर बात कर रहे हैं? किसको बचाने की बात कर रहे हैं? कवि यहां पर मेनली कहना चाहते हैं पर्यावरण के बारे में। आपको यहां से आपको याद रखना है, यहां से आपको याद हो रखना है। बताओ बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए बचाना है नदी को क्या होने से, नदी को क्या होने से बचाना है, बताओ। तो गुरुजी, नदी को क्या होने से बचाना है? नाला होने से। बच्चों, पूछा जाए हवा को क्या होने से बचाना है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा हवा को क्या होने से, तो हवा को धुआं होने से, हवा को धुआं होने से। ठीक है, 3 लाइन छूट गया है सर। हाँ, मुझे भी लग रहा है एक ना 3 लाइन छूट गया है। अच्छा, वापस किताब लाते हैं। वो वाला छूट गया ना, बचाना है शहरों को। एक आइए बच्चों, सॉरी, ठीक है। तो कहते हैं इसमें 3 लाइन छूट गया था। मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं मेरे बच्चे, मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं, यहां छूट गया है। अच्छा, नहीं, सूरज की गलती नहीं है, मैंने खुद छोड़ दिया था बच्चों। रियली सॉरी बच्चों, रियली सॉरी, क्षमा चाहता हूं, मैं यहां पर छोड़ दिया था। आइए बच्चों, तो कहते हैं कि है ना, दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में एक जानी दुश्मन कि घर को बचाना है लुटेरों से। बच्चों, अभी के समय में घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से। अब ये नादिर क्या होता है? नादिर बच्चों कुछ लोगों का समूह होता है जो चोरी करने आते हैं। कुछ लोगों का समूह होता है जो चोरी करने आते हैं। अब कहते हैं देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। तो बच्चों, घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, और देश को बचाना है दुश्मनों से। तो पढ़ते हैं, लिखते हैं कि कवि कहता है कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है हत्यारों से। नादिर मतलब होता है ऐसे लोग होते हैं, लोगों का समूह जो हत्या करके सब कुछ लेकर भाग जाते हैं। देश को बचाना होगा देश के दुश्मनों से, अर्थात घर, शहर तथा देश तभी सुरक्षित रहेंगे जब हम वृक्ष की रक्षा करेंगे। तो बच्चों, यहां पर वृक्ष के बारे में कहा गया है, और ये स्लाइड तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं, किसको किससे बचाना है। तो बच्चों, पहले हम बात करते हैं नदी को किससे बचाना है। तो नदी को क्या होने से? नाला होने से। हवा को धुआं होने से। खाने को क्या होने से बचाना है बच्चों? तो खाने को बचाना है क्या होने से? जहर होने से। बच्चों, ये बताओ कि जंगल को क्या होने से बचाना है? तो जंगल को बचाना है क्या होने से? तो जंगल को बचाना है मरुस्थल होने से। जंगल को बचाना है मरुस्थल होने से। और पूछा जाए कि मनुष्य को क्या होने से बचाना है, तो मनुष्य को क्या होने से बचाना है? तो मनुष्य को बचाना है जंगल होने से। मनुष्य को बचाना है जंगल होने से। और मेरे बच्चे, इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे कि घर को किससे बचाना है? घर को, जो हमारे घर हैं, घर को बचाना है लुटेरों से। घर को बचाना है लुटेरों से। शहर को किससे बचाना है? बताओ। शहर को किससे बचाना है? तो शहर में एक विशेष प्रकार के चोर होते हैं जिसे नादिर कहते हैं।
तो शहर को बचाना है नादिरों से। और बच्चों देश को किससे बचाना है, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि देश को किससे बचाना है, तो देश को बचाना है दुश्मनों से। देश को बचाना है देश के दुश्मनों से, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों ये रहा पूरा हमारा चीज, ठीक है। तो ये पूरी तरह से हमारा चैप्टर समाप्त हो गया ठीक है, पूरी तरह से चैप्टर समाप्त हो गया। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, जितने बच्चे भी 1800-1900 बच्चे देख रहे हैं, क्लास को एक बार सब बच्चे लाइक करेंगे। मैं चाहूंगा कम से कम 2.5 के लाइक्स अभी पूरे हों, ठीक है। तो मेरे बच्चे कविता आपको कैसा लगा? कविता हमें बहुत अच्छा लगा। कविता में कवि जो थे वो पेड़ के बारे में हमें बता रहे हैं, एक वृक्ष के बारे में, और हमें समझा रहे हैं कि पेड़ पौधे हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंट है। और ये भी कहते हैं कि अगर हमें पर्यावरण को शुद्ध रखना है, अगर हमें ज्यादा समय तक इस धरती को बचा कर रखना है, तो हमें इन चीजों पर काम करना चाहिए बच्चों, ठीक है यस महोदय, यस महोदय, यस महोदय। तो बच्चों आइए, है ना, आइए हम लोग देखते हैं इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। एक बार टेस्ट लगा लें क्या नहीं सर सब तो याद है। आइए बच्चों एक बार टेस्ट लगा लेते हैं पहले, बहुत मजा आता है टेस्ट में, मुझे बहुत आता है। आप लोग को मजा आता है कि नहीं? हाँ सर मजा आता है। आइए आप वो बताइए कि ना कवि का जन्म कब हुआ था? गुरुजी कवि का जन्म हुआ था 1927 में। वाह वाह कवि कविता कब से लिख रहे हैं? कवि कविता लिख रहे हैं 1950 से। कवि जो हैं वो कैसे कवि हैं, है ना, कैसे कवि हैं, कवि के बारे में पूछा जाए कि कवि कैसे कवि हैं, तो लिखेंगे नगर संवेदना के कवि हैं। कवि नगर संवेदना के कवि हैं, नगर संवेदना के। जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं बच्चों, इस चैप्टर का नाम है एक वृक्ष की हत्या। ये चैप्टर कहाँ से लिया गया है, पूछा जाए कि ये चैप्टर कहाँ से लिया गया है, तो लिखेंगे इन दिनों से। कहाँ से? इन दिनों नाम का एक कविता की किताब है, कविता संग्रह है, वहीं से लिया गया है। सवाल है बच्चों कि दरवाजे पर खड़ा कौन रहता है दरवाजे पर खड़ा कौन रहता है, तो कहते हैं वृक्ष। और बच्चों कहते हैं कि वृक्ष को कवि ने क्या कहा है? वृक्ष को कवि ने कहा है बूढ़ा चौकीदार। बूढ़ा चौकीदार, बूढ़ा चौकीदार, है ना, बूढ़ा चौकीदार कहा है। और कहते हैं बच्चों दरवाजे पर हमेशा तैनात कौन रहता है? दरवाजे पर हमेशा तैनात कौन रहता है, तो कहते हैं बच्चों बूढ़ा वृक्ष। बूढ़ा वृक्ष रहता है। और कहते हैं बच्चों कि, है ना, जो तना है, जो तना है, कवि ने तना को क्या माना है? जो उसके तना निकले हुए हैं, तना को कवि ने क्या माना है? तो तना को कवि ने तुलना किया है राइफल से। कहते हैं उसके फूल और पत्ती की तुलना किससे हुई है? फूल और पत्ती की तुलना किससे हुई है? तो पेड़ के फूल और पत्ती की तुलना हुई है पगड़ी से बच्चों। किससे हुई है पगड़ी से हुई है। और कहते हैं उसके जो जड़ हैं, जड़ की तुलना किससे हुई है? तो प्यारे बच्चों कहते हैं जड़ की तुलना हुई है किससे? पुराना फटे जूते से। फटे पुराने जूते से, फटे पुराने जूते से इनकी तुलना हुई है। फटे पुराने जूते से तुलना हुई है। अगला सवाल है बच्चों, घर को किससे बचाना है? घर को बचाना है लुटेरों से। पूछा जाएगा बच्चों शहर को किससे बचाना है, तो कहिएगा शहर को बचाना है नादिरों से। नादिरों से। देश को किससे बचाना है, तो बच्चों देश को बचाना है दुश्मनों से। पूछा जाए बच्चों कि नदी को किससे बचाना है, तो नदी को बचाना है नाला होने से। पूछा जाए बच्चों हवा को किससे बचाना है, तो हवा को बचाना है धुआं होने से। पूछा जाए मेरे बच्चे, है ना, हवा को बचाना है धुआं होने से। खाने को क्या होने से बचाना है, तो खाने को जहर होने से। पूछा जाए मेरे बच्चे कि ये बताओ कि जंगल को क्या होने से बचाना है, तो जंगल को मरुस्थल होने से। पूछा जाए मनुष्य को क्या होने से बचाना है, तो मनुष्य को जंगल होने से। मनुष्य को जंगल होने से। तो ये सब चीज याद रखिएगा, ये सब बहुत काम आता है बच्चों, ठीक है ना। तो इतना मतलब इतना पढ़िए ना कि अपने अंदर 100% कॉन्फिडेंस हो। ऐसा नहीं कि लुचपुचिया पढ़ाई पढ़िए, पढ़ लिए क्वेश्चन नहीं बन रहा, ये वो 9-17 बताओ। कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको अपने पर कॉन्फिडेंस है 100% कि सर इस चैप्टर से सर कसम से कहते हैं क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एकदम गारंटी सर नहीं छूटेगा, ठीक है। तो बच्चों लुचपुचिया पढ़ाई पढ़ते हैं क्या? लुचपुचिया पढ़ाई पढ़ते हैं, ढीला ढाला वाला, कि 100% कन्फर्म वाला? 100% कन्फर्म वाला पढ़िए,
कन्फर्म, ठीक है। उस सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ लेने से मेरे बच्चे आप सोचिएगा कि कहीं से ऑब्जेक्टिव पढ़ लेंगे, खाली खाली वायरल क्वेश्चन पढ़ लेने से अगर हमारा रिजल्ट बन जाता है बच्चों, ये गलत बात है, ठीक है। आप लोग ये समझिए कि हाँ, पढ़ाई पढ़ना है 100% वाला, कि जो पढ़ें तो सब याद होना चाहिए। वो नहीं कि मतलब ई चैप्टर का हमको ई ऑब्जेक्ट याद है, ई चैप्टर का सब कुछ याद है, चैप्टरे पढ़ा दो किसी को, ठीक है। कोई बच्चा खोज गया, इधर आओ इधर आओ, कोई दोस्त को बुलाओ जो पढ़ने में कमजोर है, उसको बुलाओ और उसको पढ़ा दो पूरा कविता। बोलो हमको पूरा कविता याद है, सर पढ़ाए हैं, ऐसा ऐसा कविता है, कवि का परिचय ऐसा है, ये बस, है ना। अब इसमें बात ये आता है मेरे बच्चे कि इसमें से किसी एक का आपको लिखने के लिए पूछा जाता है कि भाई ये लाइन दे दिया आपको, और आपको दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसकी व्याख्या कीजिए। एक बच्चा भी कमेंट बॉक्स में रो रहा था, सर व्याख्या कैसे करेंगे। तो मेरे बच्चे, अगर ये क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में और इसका व्याख्या करने के लिए बोला गया, तो आप रोएंगे कि लिखेंगे। ये हमारा लाइन उठा के दे दिया गया और आपको ये बोला है कि इसकी व्याख्या कीजिए, तो क्या आप नहीं कर सकते हैं? लिखेंगे कि बच्चों प्रस्तुत पंक्ति जो है, ये पंक्ति जो है कहां से लिया गया है। देखो, समझदार के लिए इशारा काफी है, और बुड़बक बच्चा कितनों समझा दो पगला देगा, वो नहीं समझेगा। वो यहां लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति, प्रस्तुत पंक्ति एक वृक्ष की हत्या नामक कविता से लिया गया है। सुनिएगा ध्यान से, इस कविता के कवि कुंवर नारायण जी हैं। कुंवर नारायण नगर संवेदना के कवि हैं। कवि इस कविता में पर्यावरण के प्रति लिखते हैं और पर्यावरण के प्रति दुख जताते हुए कह रहे हैं। इन पंक्तियों में कवि पर्यावरण के प्रति दुख जताते हुए कह रहे हैं, या यूं कह सकते हैं कि हमें सचेत करते हुए कह रहे हैं कि हमें नदियों को नाला होने से, हवा को धुआं होने से, खाने को जहर होने से बचाना होगा। साथ ही साथ जंगल को मरुस्थल होने से और मनुष्य को जंगल होने से भी बचाना होगा। बस यही लिखना है, इसी को व्याख्या कहते हैं। अब बच्चा समझता है कौन व्याख्या है, कितना भारी व्याख्या है। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो व्याख्या बता सकते हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में यस बोलें कि महोदय मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस है कि हम व्याख्या कर सकते हैं। देखो, चाहे व्याख्या लिखने के लिए बोले, या पूछे आपसे बच्चों इसका भावार्थ लिखें, या आपसे ये पूछा जाए इसके अर्थ को लिखें, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि वो लाइन किस कविता का है। अब वो चीज हम याद दिलाएंगे आपको थोड़ा सा दिमाग चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे बच्चे, अब बहुत सारे बच्चे ना, जितना लाइन उठाकर पूछा है उतना ही आपको बताना है। आइए अब पढ़ते हैं इसके सब्जेक्टिव प्रश्न को। 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को याद रख लीजिए, 2024 में आपको लिखना पड़ेगा बोर्ड परीक्षा में। 2024 में पूछा गया है सवाल कि कवि को बूढ़ा चौकीदार, है ना, कहते हैं कवि को बूढ़ा वृक्ष चौकीदार क्यों लगता है? क्यों नहीं लगेगा भाई? क्योंकि जिस तरह से चौकीदार हमेशा दरवाजे पर खड़ा रहता है, ठीक उसी प्रकार से वृक्ष भी हमेशा दरवाजे पर खड़ा रहता है। इसीलिए कवि को बूढ़ा वृक्ष चौकीदार लगता है। क्या आप लिख लेंगे, हाँ या ना बताओ? तो कहते हैं, मैं अपने से लिखा हूं मेरे बच्चे, नोट्स में यही भाषा आपको मिलेगा। कवि को उसके दरवाजे पर खड़ा, बच्चों ये खड़ा वृक्ष चौकीदार लगता था, क्योंकि एक चौकीदार की तरह ही बूढ़ा वृक्ष उसके दरवाजे पर हमेशा तैनात रहता था। तो जैसे तैनात एक चौकीदार हमेशा रहता है, वैसे बच्चों वृक्ष भी हमेशा रहता था, इसलिए उसे बूढ़ा चौकीदार लगता था। बोलो हाँ या ना। अगर मेरे ही जैसा कोई भैया आपको पढ़ा दे तो भैया को नहीं बोल देंगे कि आप संजय सर की तरह पढ़ाते हैं, आप संजय सर हैं, वैसे हैं। आप चौकीदार की तरह हमेशा दरवाजा पर खड़े हैं, आप चौकीदार हैं क्या? हाँ। अगला सवाल आपके लिए, अगला सवाल कहते हैं कि वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता था, दोनों में क्या बात होता था? ये हम पहले आपको समझा दिए थे, 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है। दोनों में क्या बात होता था? जब भी कवि बाहर से आते थे तो ऐसा लगता था कि वृक्ष उसे दूर से ही
दूर से ही क्या कर रहा है, ललकारता है। कौन? कवि कहता था मैं तुम्हारा दोस्त, और कुछ समय के लिए उसकी ठंडी छांव में बैठ जाता था। यही उन दोनों में बात होता था। कहते हैं कवि के अनुसार जब कवि कहीं बाहर से घर वापस आते थे तो मानो वृक्ष दूर से ही ललकारता। कौन? जवाब में कवि कहता मैं तुम्हारा दोस्त। यही उन दोनों के बीच में बात होता था। अगर आपको भरोसा है खुद के ऊपर तो बोले यस महोदय, हम इस प्रश्न को लिख देंगे। यस यस यस। अगला सवाल आता है बच्चों कि कविता का समापन करते हुए, जब कविता का लास्ट हो रहा था करते हुए, कवि को अपने किन अंदेशों का जिक्र करते हैं और क्यों? कहते हैं लास्ट करते समय कविता को कवि कौन कौन सी आशंका व्यक्त करते हैं और क्यों? कौन सी आशंका व्यक्त करते हैं? कहते हैं कि सबसे पहली आशंका है कि घर को बचाना है लुटेरों से, घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादीरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से, नदी को बचाना है नाला होने से, हवा को बचाना है धुआं होने से, खाना को बचाना है जहर होने से, जंगल को बचाना है मरुस्थल होने से, और मनुष्य को बचाना है जंगल होने से। यही कविता के लास्ट में कवि कहते हैं। तो कहते हैं कविता का समापन करते हुए कवि कहते हैं कि बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से, क्योंकि वर्तमान समय में मनुष्य पर्यावरण का दुरुपयोग कर रहा है। तो पहले बच्चों मैंने यहां कम लिखा है लेकिन आपको पूरा लिख देना चाहिए। पूरा जो जो बात मैंने बताया था स्टार्टिंग से, घर को लुटेरों से, शहर को नादियों से, देश को दुश्मनों से, नदी को नाला से, हवा को धुआं से, खाना को जहर से, सब कुछ लिख देना है। लिख दोगे? बोलो हाँ या ना। लास्ट में कवि क्या अंदेशा व्यक्त करते हैं, क्या डर व्यक्त करते हैं, लिख दोगे? यस लिख कर भेजो। लास्ट सवाल है सब्जेक्टिव में। कहते हैं घर, शहर, देश के बाद कवि किन किन चीजों को बचाने की बात करते हैं और क्यों? तो प्यारे बच्चों शुरू में तो कवि यही कहते हैं घर, शहर ना, घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को नादीरों से, देश को दुश्मनों से। इसके बाद और क्या क्या बचाने की बात करते हैं? इसके बाद नदी को बचाने की बात करते हैं, हवा को, खाना को, जंगल को और मनुष्य को। इसके बाद 5 चीजों को बचाने की बात करते हैं। क्वेश्चन में है कि घर, शहर और देश को बचाने ना के बाद कवि किन किन चीजों को बचाने की बात करता है? उत्तर है बच्चों घर, शहर और देश के बाद कवि नदियों को, कवि किसको? नदियों को, हवा को, खाना को, मनुष्य को और जंगल को बचाने की बात करते हैं। क्योंकि वर्तमान समय में मनुष्य विकास करने की होड़ में इन सभी चीजों को प्रदूषित कर रहा है। इसलिए प्यारे बच्चों कवि बचाने की बात करते हैं क्योंकि मनुष्य इन सभी चीजों को प्रदूषित कर रहा है। अगर आप लिख देंगे तो कमेंट बॉक्स में यस बोलो। तो बच्चों आंसर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इंपॉर्टेंट होता है सही आंसर। अब ऐसा आंसर जो आपको याद ही ना हो, वो उस पढ़ाई को हम नहीं मानते हैं। पढ़े बच्चों पढ़ाई कितनी हुई बताओ? आज पढ़ाई कितनी हुई? हमारे गुरुजी थे, एक बूढ़े पुराने गुरुजी थे जिससे हम संस्कृत व्याकरण पढ़ते थे और हिंदी व्याकरण। हिंदी और संस्कृत व्याकरण हम जिन गुरु से पढ़े थे, या इंग्लिश व्याकरण भी कह सकते हैं, मैं मात्र बच्चों 22 दिन क्लास किया हूं और मैंने 22 दिनों के अंदर हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश तीनों विषय के ग्रामर को पढ़ा हूं मात्र 22 दिनों में। आप सोचेंगे महोदय ये कैसे संभव है? बच्चों मैं 2-3 घंटे करके बैठता था सर के पास, 2 घंटे 3 घंटे। अच्छे छात्र वो नहीं होते हैं जो छात्र बच्चों मतलब पूरी तरह से हर चीज पढ़ने के बाद ही अपने आप को छात्र मानते हैं। कहते हैं समझदार के लिए इशारा काफी है। तो हम जब सर के पास जाते थे तो हम जितना कोचिंग में पढ़ते हैं या जितना लाइव क्लास में पढ़ते हैं उससे ज्यादा मेहनत आपको पीछे करना होता है। तो सर के पास हम 22 दिन में बच्चों ये सब कुछ पढ़े थे, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश का ग्रामर। और सर हमें कहते थे कि देखो जितना समझ में आया पढ़ाई उतना ही होता है, जितना समझ में आए पढ़ाई उतना ही है, जितना समझ में आए पढ़ाई उतना ही है, पढ़ाई उतना ही है। बाकी सब व्यर्थ है। बाकी सब हल्ला उतना कर लो,
व्यर्थ है। तो बच्चों समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव की। और बच्चों पर्दे के पीछे बहुत मेहनत लगता है मेरे बच्चे, आपको मेहनत करना चाहिए। अब चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव में, मुझे अपने बच्चों पर पूरा भरोसा है। इसके बाद 2 चैप्टर और पढ़ाना है आज। ऑब्जेक्टिव की संख्या मेरे बच्चे, ऑब्जेक्टिव की संख्या है टोटल 21 और 6 27 ऑब्जेक्टिव हैं। आप 27 में से 3 ऑब्जेक्टिव तो आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ही पड़ेगा। तो 24 ऑब्जेक्टिव का आंसर दीजिए फटाफट से। ऑब्जेक्टिव का आंसर सबसे पहला नंबर 1, एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? पहला सवाल, एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? उत्तर है कुंवर नारायण। सवाल नंबर दूसरा, कुंवर नारायण का जन्म कब और कहां हुआ था? कब और कहां हुआ था? तो मेरे प्यारे बच्चों कब तो पता है कि जन्म 1927 में हुआ था। 1927 में 19 सितंबर 1927 लखनऊ उत्तर प्रदेश। अगला सवाल नंबर तीसरा है, एक वृक्ष की हत्या में कवि देश को किससे बचाने की बात करता है? ठीक है ना, देश को, माफ कीजिएगा, देश को किससे बचाने की बात करता है? तो आप पढ़े होंगे, देश को बचाना है दुश्मनों से, घर को लुटेरों से, शहर को नादिरों से, और देश को देश के दुश्मनों से बचाने की बात करता है। कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? ये सवाल 2024 में आपको मिलेंगे कि बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है। तो बूढ़ा चौकीदार उन्होंने वृक्ष को कहा था। अगला सवाल आता है, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि किसे बचाने की बात करता है? किसे बचाने की बात करता है? सवाल एक है, घर को, शहर को, देश को या सभी को? सभी को बचाने की बात करता है। अगला सवाल है, पाठ्य पुस्तक की कौन सी कविता पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश के अंतर्व्यथा को अभिव्यक्त करती है? कौन सी ऐसी कविता है जो पर्यावरण पर लिखी गई है और मनुष्य और जो हमारी सभ्यता है इसके विनाश के डर को व्यक्त कर रही है? तो बच्चों यह है एक वृक्ष की हत्या। सवाल अगला है, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि ने वृक्ष को किस रूप में व्यक्त किया है? वृक्ष को किस रूप में व्यक्त किया है? ऑप्शन आपके सामने 4 हैं। वृक्ष को उन्होंने बूढ़ा चौकीदार माना है। अगला सवाल है, कविता में पेड़ की डाल की तुलना किससे की गई है? मैंने बताया था कि पेड़ की डाल की तुलना किससे हुई है, उसके फूल पत्ती की तुलना किससे हुई है, जड़ की तुलना किससे हुई है? तो डाल को वो राइफल मानते हैं। कहते हैं एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करते हैं? तो आपने पूरा कविता पढ़ा है, आपको पता है कि शहर को किससे बचाना है। शहर को बचाना है हमें नादिरों से, घर को लुटेरों से, शहर को नादिरों से, देश को देश के दुश्मनों से। अगला सवाल आपके सामने आता है, एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से लिया गया है या संकलित है? किस काव्य संग्रह से लिया गया है बच्चों? तो वह काव्य संग्रह कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आपको पता है यह इन दिनों से लिया गया है, मैंने कई बार बोल चुका हूं। धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में, हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? किस कविता में आपने ये पढ़ा है? धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में, ये पढ़ा है आपने एक वृक्ष की हत्या कविता में। कहते हैं एक वृक्ष की हत्या कविता कुंवर नारायण के किस कविता संग्रह से संकलित है? अभी तुरंत आप लोगों ने ये सवाल पढ़ा है, किस कविता, है ना, किस कविता संग्रह से लिया गया है? तो बच्चों ये लिया गया है इन दिनों से, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, नगर संवेदना के कवि कौन है? आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, 2-3 बार पढ़ चुके हैं कि कुंवर नारायण नगर संवेदना के कवि हैं। अगला सवाल है बच्चों, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है? दूर से ही कौन ललकारता है? तो बच्चों दूर से ही ललकारता है वृक्ष रूपी चौकीदार। अगला सवाल आपके सामने है, कुंवर नारायण हैं, ऑप्शन 4 आपके सामने है कि कुंवर नारायण क्या है बच्चों? तो कुंवर नारायण जो है वो ग्राम संवेदना, नगर संवेदना के कवि हैं। अगला सवाल है, दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त, किस कविता में है? ये पंक्ति किस कविता की है? तो बच्चों ये हम लोगों ने आज ही पढ़ा है, एक वृक्ष की हत्या। सवाल है, आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है? तो आज हम लोगों ने पढ़ा था, कुछ मैंने बोला था कुछ रचना याद करो, तो उसमें आत्मजयी भी था, उसमें इन दिनों भी था, उसमें और भी कुछ था, आमने सामने भी था। ठीक है, तो आत्मजयी किसकी है रचना? कुंवर नारायण की रचना है। अगला सवाल है, कुंवर नारायण कविता लिखने की शुरुआत कब से किए थे? किस, है ना, कब से उन्होंने कविता लिखना स्टार्ट किया था? तो पहले बच्चों आपको पता है कि वर्ष 1950 में उन्होंने लिखना स्टार्ट किया था।
अगला सवाल आपके पास है, कवि के अनुसार वृक्ष की सूखी डाली किस तरह थी। यानी फिर से वही बात है कि डाली बच्चों, डाली की तुलना किससे की गई है, तो सूखी डाली की तुलना राइफल की तरह थी, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, कुंवर नारायण द्वारा रचित प्रबंध काव्य का नाम क्या है। अभी 1 मिनट पहले हमने देखा था, प्रबंध काव्य इनमें से कौन सा है। तो बच्चों प्रबंध काव्य हैं उनके आत्मजयी। अभी यहां देखिए हम लोग पढ़े थे ना, अभी यहां पढ़े थे बच्चों, यहां देखिए लिखा है ना कि आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य, यहां खुद कह रहा है कि प्रबंध काव्य का नाम है आत्मजयी बच्चों। ठीक है, अगला सवाल लगाते हैं। सवाल है मेरे बच्चे, लास्ट सवाल है, 21 सवाल है इसमें, कि कवि के अनुसार वृक्ष रूपी चौकीदार पगड़ी कैसा है। जो उनकी जो पगड़ी है बच्चों, वो पगड़ी कैसी है ये आपको बताना है। तो उनकी जो पगड़ी थी, क्या वो मैला कुचला था, फूल पत्तीदार था, रेशम चमकदार, मिलिट्री नेती। तो पगड़ी बच्चों फूल पत्तीदार था। ठीक है, तो ये थे 21 प्रश्न। और मुझे अपने बच्चों पर इतना गर्व है, इतना भरोसा है कि मेरे बच्चों का 21 में 21 सही हुआ होगा। ऐसे नहीं मिलते 100 में से 100 नंबर, उसके लिए दिन रात पढ़ना पड़ता है बच्चों। 21 में से 21 ऑब्जेक्टिव मेरे बच्चों का सही हुआ होगा, मुझे अपने बच्चों पर पूरा 100% भरोसा है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लास्ट में क्यूबी बच्चों, जिसको हम लोग क्वेश्चन बैंक कहते हैं। और क्वेश्चन बैंक के हम लोग सवाल लगाएंगे। और क्वेश्चन बैंक में जो सवाल हैं, क्वेश्चन बैंक में कुल अगर हम लोग देखें तो 6 सवाल हैं। 3 सवाल मैं आप लोगों को लगाने दूंगा और 3 सवाल के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने पड़ेंगे। तो बच्चों आइए, 3 सवाल आपको लगाने दूंगा। चलिए, क्वेश्चन बैंक से सवाल पूछे गए हैं। वर्ष 2021 में यहां से प्रश्न आए थे बोर्ड परीक्षा में। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह है। वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह है, मैंने आपको पढ़ाया था। वृक्ष की जो डाली है बच्चों, बीमार आदमी की तरह, राइफल की तरह, कमजोर आदमी की तरह, थके हुए आदमी की तरह। तो ये एक राइफल की तरह है बच्चों। अगला सवाल है, एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से लिया गया है। देखो 18 में, 21 में, 22 में और ये 24 में भी आएगा, मुझे भरोसा है बच्चों। एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है, किस कविता संग्रह से। तो कविता संग्रह का नाम है बच्चों इन दिनों, हम लोगों ने पढ़ लिया है। अगला सवाल है, लास्ट सवाल लगाना है आपको। कुंवर नारायण कवि हैं, 2020 में पूछा है। ये 4 ऑप्शन है, अभी तुरंत आप लोगों ने लगाया था कि कुंवर नारायण कैसे कवि हैं। कुंवर नारायण बच्चों ग्राम संवेदना, नगर संवेदना, मतपतना, ममतव संवेदना, प्रत्यत्व। तो बच्चों नगर संवेदना के कवि हैं। अब ये 3 सवाल के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखने होंगे जब लाइव सेक्शन खत्म होगा तब। पहला, दूर से ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त। यह किस पाठ से लिया गया है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। यहां लिखेंगे तो हम नहीं पढ़ेंगे कमेंट आंसर, तो नोट कीजिए अपनी कॉपी पर इसका आंसर जल्दी से। और जैसे ही क्लास खत्म होगा आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखना है। अगला सवाल है नंबर 5, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करते हैं। जल्दी इसका आंसर अपनी कॉपी में लिखिए, शहर को किससे बचाने की बात करते हैं, जल्दी फटाफट। तो कॉपी में लिख लिया होगा आप लोगों ने कि शहर को किससे बचाने की बात करते हैं। लास्ट सवाल है बच्चों कि चक्रव्यूह किनकी रचना है, चक्रव्यूह किनकी रचना है। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका भी आंसर लिखिए। तो पहले बच्चों बधाई हो, आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है, बधाई हो बच्चों। ठीक है, बधाई हो, आपका चैप्टर नंबर 8 समाप्त हो गया। और आप लोग मुझे बताइए, दिल से बताइए कैसा लगा। चैप्टर नंबर 8 समाप्त हो गया। बच्चों आप साइंस पढ़ते या मैथ पढ़ते तो किसी में भी इतना नंबर नहीं आता जितना आज के चैप्टर से आया। लगभग बच्चों मिनिमम आज के क्लास से आपको एग्जाम में 3 अंक मिलेंगे। 2 या 3 नंबर फिक्स है, 2 या 3 अंक मिलेंगे। किसी भी क्लास को करते तो ये फिक्स नहीं होता, इसलिए बच्चों कहते हैं हिंदी संस्कृत बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 अंक आपको मिलेंगे। और बच्चों मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि इसके नोट्स को आप लोग जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, नोट्स और इसका पैनल पीडीएफ, जो पैनल पीडीएफ अभी लिखे हैं हम। नोट्स क्या होता है, नोट्स में बच्चों आपके क्वेश्चन आंसर होते हैं ऑब्जेक्टिव, और इसको कहते हैं पैनल पीडीएफ। अब अगली क्लास अभी है बच्चों 7:45 पर। तो नेक्स्ट क्लास बच्चों टाइम कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सब लोग, नेक्स्ट क्लास का टाइम बताइए। तो अभी नेक्स्ट क्लास है 7:45 में, हम लोग अगले चैप्टर को पढ़ेंगे जिस चैप्टर का नाम है हमारी नींद। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छा। तो बच्चों नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर होगा वो थोड़ी देर बाद होगा, जिसका नाम है हमारी नींद बच्चों। ठीक है, सब लोग जुड़ेंगे हमारी नींद चैप्टर में। उसके बाद 7:45 के बाद फिर एक चैप्टर है अक्षर का ज्ञान, वो है 9 PM में। ठीक है, तो 2 क्लास और है इसके बाद, तो अभी आपको जुड़ना है। और हाँ, बता रहे हैं हम आप लोगों को
कि जितने भी बच्चे हैं जो अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं, हम बार बार कहते हैं आपको कि भाई मेरे नोट्स ले लीजिए, नोट्स पढ़ लीजिए, ठीक है। हम ज्यादा पैसा नहीं लेते हैं। और सब लोग ना एक बार मेरे बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिए। जितने बच्चे लाइक नहीं किए, कंजूसी मत कीजिए लाइक करने में, क्योंकि यहाँ बच्चों आप जितना प्यार बरसाएंगे, गुरुजी आपके लिए, कमर में बहुत दर्द है मेरे बच्चे, लेकिन मुझे सिलेबस खत्म करना है, तो आप लोग लाइक कर दीजिए बच्चों, सभी बच्चे लाइक कर दीजिए, ठीक है। और हम क्या कह रहे थे, हाँ, जो भी बच्चे नोट्स नहीं लिए, देखिए बाद में बच्चों मत पछताइए और किसी दूसरे दोस्त से लेकर भी मत पढ़िए। गुरुजी का जो दक्षिणा है, गुरुजी का जो दक्षिणा है उसको दीजिए बच्चों। और नोट्स आपके बोर्ड एग्जाम में, आप विश्वास कीजिए मेरे ऊपर बच्चों, हमारा कोर्स आपके लिए बोर्ड परीक्षा के लिए, हम कैसे आपको बताएं कितना इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो जो बच्चे दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं, सभी बच्चे दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और बच्चों उसी ऐप में आपको ये पूरा मिलेगा, ध्यान दीजिए। अगर इसको आप पढ़ेंगे ना बाद में पढ़ने के लिए ये बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिए, इसको देखिए, ये बाद में पढ़ने में कितना काम आएगा आपको, ध्यान से देखिए, ये पढ़ने में बहुत काम आएगा बच्चों। तो ये आपके पास होना चाहिए, हर बच्चे के पास ये चीज जो है होना चाहिए किसी भी हाल में। ये सब चीज रहेगा तो आपको बहुत पढ़ने में मदद मिलेगी। और इसके लिए फीस कितनी है बच्चों, इसकी फीस कितनी बताओ, ये कोई हाथी घोड़ा फीस नहीं है, इसके लिए फी बच्चों बहुत कम है, 499 रुपए। कैसे परचेस करेंगे, तो ऐप डाउनलोड कीजिएगा, ऐप का नाम क्या है, दिशा ऑनलाइन क्लासेस, सर्च मारिएगा प्ले स्टोर में, जैसे व्हाट्सएप डाउनलोड करते हैं वैसे बच्चों दिशा ऑनलाइन क्लासेस डाउनलोड कीजिएगा। और यहां से आपको हमारा कोर्स दिखेगा, कोर्स का नाम है, यही नाम देखकर परचेस कीजिएगा, नाम होगा ड्रीम 450+। और बच्चों अगर आपको कोर्स खरीदने में मम्मी पापा भैया मदद नहीं कर रहे हैं तो उसको बोलिए संजय सर बोले हैं कोर्स खरीदने के लिए। और नंबर है 7700879453। अपने ऊपर कुछ पैसा खर्च कीजिए बच्चों, कुछ पैसा कीजिए। हम ऐसा नहीं कि आपको लूट रहे हैं, आपसे 5000 रुपया मांग रहे हैं। 6203200598 पूरी टीम है, बहुत सारे खर्चे हैं बच्चों, ऑफिस चलाने में लाखों के खर्चे हैं, तो वो पैसा बस आप लोगों से हम लेते हैं, उसमें हमारा भी अच्छे से घर परिवार चल जाता है, ठीक है। तो जो बच्चे नहीं परचेस किए हैं कल तक ले लेंगे, बोलो हाँ या ना। कल तक बच्चों क्लास में जुड़ जाइए, आपको बहुत फायदा होगा। आज भी बच्चों केमिस्ट्री के नोट्स दिए हैं, बहुत ज्यादा फायदा होगा। अंतिम के कुछ दिनों में मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों 7:45 में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा वो जो 3 क्वेश्चन का आंसर हम आपसे पूछे हैं उसका आंसर सभी बच्चे लिखिएगा। और क्लास कैसा लगा ये भी लिखिएगा, हम इंतजार करेंगे। आप लोग आइएगा ना, बताइए अभी आइएगा ना सब लोग, हाँ सब लोग आइएगा 7:45 में, हम आप लोगों का इंतजार करेंगे बच्चों, सब लोग आइएगा, कोई धोखा नहीं दीजिएगा, ठीक है। बाय, सब लोग आइएगा, बाय बच्चों, पढ़ते रहिए, आप लोग का नंबर बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। बाय बच्चों, बहुत बढ़िया आएगा।